मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। मेरा कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों, आप कभी किसी के बहकावे में ना आएँ। श्रीमद् भागवत गीता को लेके आने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप कभी किसी के बहकावे में ना आएँ। कारण ये है कि एक घटना अपने साथ हुई, मैं शेयर करता हूँ आपसे। जब मैं इलाहाबाद की प्रयागराज की इस पावन धरती पर जब मैं था स्टूडेंट लाइफ में, उस समय हमारे एक मित्र हुआ करते थे और हालांकि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और उनको बाद में अपने टारगेट में सफलता भी मिली। तो एक बार चर्चा के दौरान वो गांधी जी को पूर्ण रूप से गाली दे रहे थे। हमने पूछा कि भाई क्या काम है, गांधी जी को आप क्यों गाली दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप किसी को बुरा नहीं मानना है, बात ध्यान में रखिएगा। मैं अपने साथ की हुई घटना को आपके सामने एक प्रकार से दोहरा रहा हूँ इसे। उन्होंने कहा कि इसने जो है कि हरिजन को हरिजन नाम इन्होंने ही दिया है। हमने कहा बस यही बात है, इसी वजह से आप गाली दे रहे हैं? कहे हाँ इसी वजह से। हमने कहा और कोई वजह? कहे नहीं यार, तो कोई वजह नहीं है। हमने कहा इसके बारे में आप ये बताइए, पहले गांधी जी के बारे में आपने आज तक क्या पढ़ा और क्या जानने का प्रयास किया? हमने कहा ये बात आपसे किसने बताई? उन्होंने कहा कि हमारे एक अध्यापक थे, वही बता रहे थे। हमने कहा कि अध्यापक आपके क्या जानकारी रखते थे, क्या नहीं जानकारी रखते थे, मुझे इन चीज़ों से कहने से कोई मतलब नहीं है। मैंने उनको गांधी जी की एक पुस्तक दी, उनकी जीवनी से रिलेटेड थी वो पुस्तक। हमने कहा आप इसमें पढ़िए पूर्ण रूप से कि वास्तव में हरिजन शब्द कहाँ से आया। हमने कहा इसमें गांधी जी ने क्या रोल अदा किया है, क्या नहीं अदा किया है, वो वास्तव में आप इस पुस्तक में जान पाएंगे पूर्ण रूप से। और अनावश्यक आप लोगों के फैलाए हुए भ्रम में आ जाते हैं। तो हमेशा फिर से मेरा इतना सारा काम कहने का मतलब ये था कि आप लोगों के फैलाए हुए भ्रम में ना आएँ। वो लोग आपके आदर्श हो सकते हैं, आपके अध्यापक हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं किसी आपसे वरिष्ठ व्यक्ति की, जिससे आप वास्तव में इज्जत करते हैं, उसे किसी भी तथ्य के बारे में सही जानकारी है। ये कहना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अपने विवेक के अनुसार चीज़ों को सोच समझ के तब निर्णय लें। धन्यवाद। आगे बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट समझने का प्रयास करें कि यूनिवर्सल का तात्पर्य यहाँ पे यूनिवर्स से लिया गया है। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, और यहाँ पर सेट में इसके क्या लॉजिक को यूज किया गया है कि यदि दिए गए सभी समुच्चय, जैसे हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहते हैं जिसमें से 3 सेट, 2 सेट या 4 सेट्स दिए गए हैं, वो चारों सेट्स के जो एलिमेंट हैं वो किसी एक विशेष समुच्चय से लिए गए हैं, तो इस विशेष समुच्चय को यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का नाम दिया जाता है। यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। इस तरह से समझने का प्रयास करें। इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, C इक्वल्स टू 1 3 5 9। इस प्रकार से हमने यहाँ पे सेट A, B और C ले लिया है। अगर कोई हमसे पूछे कि इन सेट A, B और C का एक सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पे क्या हो सकता है, तो मैं सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है इन जनरल वो U होता है।
u इक्वल्स टू, मैं देख रहा हूँ कि 1 से लेके लगभग 10 तक की सभी संख्याएं इसमें आ जाएंगी, तो 1 2 3 अप टू 1 10। ये जो u यहाँ पे लिखा गया है वो a, b और c का यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस सार्वत्रिक समुच्चय की इतनी ही बात यहाँ पे की जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। परिभाषा एक बार क्लियर कम हुई हो तो एक बार फिर से बताता हूँ। यदि दिए गए विचाराधीन समुच्चय, विचाराधीन का मतलब जैसे यहाँ पे 3 समुच्चयों पर विचार किया जा रहा है, यदि दिए गए विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हों तो इस दिए गए समुच्चय को यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। हम आगे बात करेंगे यहाँ पर कि वेन आरेख क्या होता है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत अच्छा समझने की बात है और मैं वेन डायग्राम पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। उस वेन डायग्राम के वीडियो को आप इसके पढ़ने के बाद देख सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आ सकता है आपके कि वेन डायग्राम का इसमें यूज क्या आया। सेट में यूज ये है कि गणितीय संक्रियाएं जो होती हैं, जैसे अभी सेट है, प्रॉपर सबसेट है, यूनिवर्सल सेट है, इन चीज़ों को एक फिगर के माध्यम से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिगर के माध्यम से कैसे इसको समझ सकते हैं, इन चीज़ों को हम वेन आरेख के जरिए हमें बताया जाएगा। तो वेन आरेख के बारे में बहुत सारा इतिहास नोट्स में आपको दिया गया है। यहाँ पर इतिहास बताने से कोई विशेष मतलब नहीं होता है आपका, वो चीज़ें आपके नॉलेज के लिए हैं, वो वही उसी में दी जाती है, नोट्स में ही दी जाती है। यहाँ पर सीधे उन चीज़ों की बात करेंगे जिन चीज़ों को आपको समझाना है। मैथमेटिकल फॉर्म में जो चीज़ें यहाँ पे ली जाती हैं उन चीज़ों को यहाँ पे समझाने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ। बढ़ता हूँ आगे। हाँ, एक बात और समझने के लायक है यहाँ पर वेन आरेख की, कि वेन आरेख को हम लोग वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम या फिर वेन आयलर डायग्राम भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो खोजकर्ता थे उनमें से वेन और आयलर दोनों लोगों का बहुत ही महान योगदान रहा है। मैंने कहा कि इसका इतिहास आपको पढ़ने की आवश्यकता है, वो नोट्स में आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर वेन आरेख का मतलब क्या होता है कि यदि गणितीय संक्रियाओं को समझने के लिए हम कुछ गणितीय ग्राफों का यूज करें, गणितीय ग्राफ का मतलब गणितीय रेखाचित्रों का उपयोग करें, समुच्चय की संक्रियाओं को समझने के लिए जिन गणितीय आरेखों का उपयोग किया जाता है उन्हें वेन आरेख या वेन आयलर आरेख के नाम से जानते हैं। ये तो एक संक्षिप्त परिभाषा हो गई इसकी। अब यहाँ पे बात करेंगे कि हम इस वेन आरेख के चीज़ों को यानी कि इसके एग्जाम्पल्स को कैसे समझ सकते हैं, ज़रा समझने का प्रयास करें। माना A इक्वल्स 1 2 3, ये सेट A है। B इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि इस A और B का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे वेन आरेख के अकॉर्डिंग हम इस आयत चित्र के भीतर दिखाते हैं। ये जो आयत चित्र यहाँ पे दिखाया गया है ये समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करता है। अभी इसके पहले यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का मैंने सेट वाला फॉर्म आपको दिखाया था कि बस कर्ली ब्रैकेट के भीतर सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखा जाता है। लेकिन अब मैं वेन आरेख के अंतर्गत आपको बता रहा हूँ कि वेन आरेख के अंतर्गत यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता है, ये आयत में हमेशा आयत या वर्ग के रूप में हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसके अलावा बंद आकृतियों, जैसे सेट ए यहाँ पे है तो सेट ए को हम किसी भी बंद आकृति से, चाहे तो हम दीर्घवृत्ताकार रूप में इस प्रकार से चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वृत्ताकार रूप में हम समुच्चयों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी बंद आकृति के जरिए भी हम इस प्रकार की आकृति, ये बंद आकृति हो गई है,
इस बंद आकृति के जरिए भी हम यहाँ पर वेन आरेख के अंतर्गत समुच्चयों का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हमारा जो मोस्ट परफेक्ट तरीका है वो हम यही सर्कुलर फॉर्म में ज़्यादातर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल आप रिप्रेजेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो ये दीर्घवृत्ताकार रूप में रिप्रेजेंट करें या फिर आप किसी अन्य बंद आकृति के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर सेट ए को रिप्रेजेंट मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ। सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 इस प्रकार से हैं। सेट बी के एलिमेंट्स जो दिखाए गए हैं 3 4 5 3 4 5 मैं क्या देख रहा हूँ कि 3 तो यहाँ पे है और 4 5 यहाँ पे लिखा जा सकता है। ये सेट ए है और ये सेट है बी। अब आप देखें कि यहाँ पर सेट ए और सेट बी जो रिप्रेजेंट किए गए हैं उनमें से 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि दोनों में कॉमन है। तो 3 को हमने इस प्रकार से दोनों के इंटरसेक्टिंग पोर्शन में रखा है। 1 2 को हमने केवल ए में रखा है, 4 5 को हमने केवल बी में रखा है। तो इस प्रकार से सेट ए और सेट बी यहाँ पे जॉइंट सेट्स होते हैं। इन जॉइंट सेट्स को एक वेन आरेख के जरिए कैसे दिखाया गया है ये आप समझ चुके हैं। आगे बात करूँगा सबसेट की और प्रॉपर सबसेट की। सबसेट तो यहाँ पे समझना थोड़ा सा कठिन होता है वेन आरेख के जरिए, तो वो उनको हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेने के बाद समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ये समझने वाले हैं सबसेट क्या है, क्योंकि सबसेट आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। सबसेट यानी कि उप समुच्चय। ये तो हम एग्जाम्पल नंबर 1 नाम दे देते हैं और दूसरा सबसेट जहाँ पे मुझे वेन आरेख के जरिए रिप्रेजेंट करना है उसे मैं एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूँ। लेट ए इक्वल्स टू यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 और बी इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 1 2 3 4। यहाँ पर आप देखें कि सेट ए और सेट बी का जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कितने एलिमेंट होंगे? उसमें होंगे 4 एलिमेंट्स। ए और बी के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट यहाँ पे जो वेन आरेख की प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखते हैं कि ये जो आयत चित्र बनाया गया है ये समष्टीय समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यू के अलावा यहाँ पर आप देखें कि ये इस बड़े से ये सर्किल की आकृति को हम यहाँ पर सेट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ध्यान में रखना है कि ए बी जो है वो पूर्ण रूप से बी के अंदर है, तो हम ए बी को इस प्रकार से सेट ए को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। आप ध्यान दें यहाँ पर सेट ए जो है वो पूर्ण रूप से सेट बी के भीतर बनाया गया है, यानी कि सेट बी के अंदर जो 1 और 2 रिप्रेजेंट किया गया है वो सेट ए के एलिमेंट हैं। तो ये जो आकृति आपके सामने दिखाई गई है वो ए सबसेट बी या फिर ए प्रॉपर सबसेट बी भी आप कह सकते हैं। इसे हम ए सबसेट बी या ए प्रॉपर सबसेट बी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं प्रॉपर सबसेट का मतलब एक ऐसा समुच्चय उप समुच्चय कहलाता है दिए गए समुच्चय का यदि ए के अवयव बी के अवयवों से निश्चित रूप से कम हों तो उचित उप समुच्चय कहलाता है। यदि ए के अवयव बी में बिलोंग करते हैं तो वह समुच्चय कहलाता है। कोई समस्या नहीं है समझने में। यहाँ पर ए सबसेट बी या ए प्रॉपर सबसेट बी के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। ये जो है कि वेन आरेख के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन आप इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और आगे बात करूँगा सेट के ऑपरेशंस की। तो सेट के ऑपरेशंस की जब मैं बात करूँगा तो सेट के सारे ऑपरेशंस को मैं वेन आरेख के अकॉर्डिंग भी आपको बताता चलूँगा। यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स यानी कि समुच्चयों पर क्या क्या संक्रियाएं हो सकती हैं उन संक्रियाओं का यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। वैसे तो मुख्य रूप से 4 संक्रियाएं होती हैं।
यूनियन, ये क्या नाम है, यूनियन ऑफ सेट्स आपके सामने लिखा गया है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, और इसके अलावा और भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम केवल और केवल इन दो ऑपरेशंस की ही बात करने वाले हैं। पहला है समुच्चयों का सम्मिलन, यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स को हम सबसे पहले एग्जाम्पल के ज़रिए बताकर बिल्कुल आसान करने वाले हैं। पहले आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो आपको परिभाषा ऑटोमेटिक आपके बेहतर समझ में आ सकती है। हम ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं कि हम किसी सीरियल को ही लेके मैथमेटिक्स समझाएं। मैथमेटिक्स समझाने के लिए आपको सीरियल से ज़्यादा महत्व इस बात को रखना चाहिए कि मैथमेटिक्स किस तरीके से विद्यार्थियों के मन में, हृदय में पूर्ण रूप से उतार दिया जाए। मैं हमेशा इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं टेक्निक्स का यूज करता हूँ यहाँ पर। जैसे यूनियन की बात कर रहा हूँ तो यूनियन के लिए मैं यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। लेट ए इक्वल्स टू यहाँ पे ABC ले रहा हूँ और B इक्वल्स टू ले रहा हूँ ABD ले रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पर A यूनियन B लिखें तो A यूनियन B का तात्पर्य होता है कि A और B के सभी एलिमेंट्स को केवल और केवल एक बार लिख दिया जाए तो वो यूनियन कहलाता है। जैसे आप देखें ABCD। अब ABCD के अलावा कोई भी एलिमेंट कहीं A और B में तो नहीं बचा, आप इसको चेक कर लें। इसमें ABC है, ABC हमने लिखा, यहाँ पे ABD है, ABD भी मैंने लिख लिया है। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे छूटा नहीं है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसको परिभाषित यानी कि डिफाइंड कैसे करते हैं। तो डिफिनीशन, यहाँ पे मैथमेटिकल डिफिनीशन की पहले बात कर रहा हूँ। A यूनियन B इक्वल्स टू X such that X belongs A and R X belongs B। ये लिखने का तरीका है यहाँ पर, X such that X belongs A and oblique R, यानी कि A और B के वे सारे समुच्चय जो A में हैं और B में हैं या A या B में है। दो तरीक़ों से कहने का तरीका आप समझने का प्रयास करें कि A यूनियन B में, यानी कि A और B के सम्मिलन में वे अवयव होते हैं जो केवल A में हों या केवल B में हों या A और B दोनों में हों। इस प्रकार से इसकी मैथमेटिकल डिफिनीशन को आपके सामने रखा गया है। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें। अगर हम एक एग्ज़ाम्पल और ले लें तो फिर आप और बेहतर समझ सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और ले रहा हूँ। A इक्वल्स टू यहाँ पे 1 2 3 है और B इक्वल्स टू यहाँ पे है 4 5। यहाँ पे आप देखें कि A और B का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर A यूनियन B में कौन कौन से एलिमेंट्स होने वाले हैं? सारे के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। इस प्रकार से ये 5 एलिमेंट्स यहाँ पर A यूनियन B में आते हैं। और यहाँ पर A यूनियन B में आप देखें कि 2 एलिमेंट्स कॉमन थे, तो इस प्रकार से A यूनियन B को सॉल्व किया गया है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं भूल रहा था कि अगर इस समुच्चय को वेन आरे के अकॉर्डिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है यहाँ पर कि A और B का यहाँ पे जो यूनियन लिया गया है, इस यूनियन को यानी कि सेट का एक ये भी ऑपरेशन है, महत्वपूर्ण ऑपरेशन है। तो सेट के इस ऑपरेशन को हम कैसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझने का प्रयास करें। मैं इसी को पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे जगह है हमारे पास तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। यहाँ पर A के एलिमेंट्स आप देखें कि ABC हैं। ये सेट A है, इसके एलिमेंट्स A B C
ए बी को आप इधर ले लें और सी को इधर ले लें, जिससे कि आपको सेट बी भी बनाने में कोई समस्या ना हो। यहाँ पे सेट बी है, इसके एलिमेंट्स ए बी और डी हैं, ये सेट बी हो गया। ये समष्टीय समुच्चय यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखें कि ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि सभी एलिमेंट्स को, जो ए और बी में आए हुए एलिमेंट्स हैं, वो सभी का हिस्सा जो है उन सभी को एक साथ अगर एक समुच्चय में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ए यूनियन बी कहा जाता है। जो ये क्षैतिज रेखाओं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस के जरिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है, वो ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन कहा जाएगा इन वेन डायग्रामेटिक अप्रोच। आगे समझने का प्रयास करें। अगर हम आपको इस एलिमेंट्स 1 2 3 यहाँ पे 4 5 है, अगर हम इसे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करें तो कैसे करते हैं। ये जो एक आयत चित्र बना रहा हूँ, ये समष्टीय समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 रिप्रेजेंट किए गए हैं। सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ पर चाहें तो आप इनको ऐसे थोड़ा सा दिखा सकते हैं या फिर आप बाहर अलग अलग कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ए और बी के यूनियन की जो बात आई है, तो यूनियन को अभी आपने अलजेब्रिक फार्म से कैसे चालू किया है, अब आप वेन डायग्रामेटिक फार्म में कैसे चालू करेंगे देखने का प्रयास करें। ये जो टोटल कलर्ड रीजन आ रहा है, टोटल कलर्ड रीजन, ये टोटल कलर्ड रीजन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने वाला होगा। यहाँ पे एक लाइन नीचे लिखनी चाहिए कि संपूर्ण छायित भाग ए यूनियन बी को निरूपित करता है। संपूर्ण छायित यानी कि छायांकित लिख सकते हैं, छायित लिख सकते हैं, सब कुछ सही है। संपूर्ण छायित भाग ए यूनियन बी को निरूपित करता है। यही भाषा सेम इसमें भी यूज की जाएगी कि टोटल कलर्ड रीजन आर रिप्रेजेंटेड हियर ए यूनियन बी। तो अब आप समुच्चयों को जो ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स को आप खूब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हम बढ़ेंगे आगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर। आप समझने का प्रयास करें समुच्चयों के सर्वनिष्ठ को। हम इसको सबसे पहले इसको भी मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से ही समझाना चाहता हूं, और एग्ज़ाम्पल मैं यही जो सेट ए और सेट बी आपने लिया था यूनियन समझने के लिए, मैं इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को एक बार फिर से ले रहा हूं। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है ए और बी। यहाँ पे दोबारा नहीं लिखने वाला हूँ, केवल वेन आरेख को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। फ़िलहाल ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको अलग से लिख के बता रहा हूँ कि ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय कहलाता है जिसमें ए और बी के सभी उभयनिष्ठ अवयवों को शामिल किया जाता है। ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव इसमें बताएं कौन कौन से हैं। ए बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स कहे जाएंगे। जैसे अगर एक सेट ए है और दूसरा सेट यहाँ पे मैं बी लेता हूँ, ये समष्टीय समुच्चय यू को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखें कि ए और बी एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में कॉमन हैं। इसके अलावा ए यहाँ पे पड़ा हुआ है और बी में कोई अलग से एक एलिमेंट है यहाँ पे डी। मैं इस एलिमेंट्स के यानी कि इन दोनों सेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी की। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कलर्ड रीजन है इसका इस प्रकार से दर्शाया गया है, और इसमें जो कलर्ड किया गया है वो दोनों का एक प्रकार से इंटरसेक्टिंग पोर्शन है, और इस इंटरसेक्टिंग पोर्शन को ही हम यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहेंगे। इंटरसेक्शन भी आपने देखा कि हम इस प्रकार से वेन डायग्रामेटिक अप्रोच में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अलजेब्रिक मेथड में यानी कि सेट फार्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, उसके बाद तब फिर मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ।
आप ध्यान दें, एक एग्जाम्पल और यहाँ पे, लेट A equals to 1 2 3 4 and B equals to 5 6। जरा यहाँ पे समझने का प्रयास करें कि A और B यहाँ पर डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि A और B में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे कॉमन नहीं है। अगर आप इसको वेन आरे के अकॉर्डिंग बताना चाहें तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ये फिगर है, ये जो आयत चित्र है ये समष्टि समुच्चय यानी कि यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे हम सेट A के रूप में 1 2 3 4 बना चुके हैं और इसे सेट B के रूप में 5 और 6 लिखा गया है। आप देखें कि यहाँ पर A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, और जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो इसका मतलब, जो मैंने परिभाषा भी आपको बताई थी कि A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि A और B के वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हों, वो वे अवयव A इंटरसेक्शन B के अवयव होते हैं। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करें तो ऐसे लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स A एंड X बिलोंग्स B। इस प्रकार से यहाँ पर A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये डिफिनीशन हो गई, मैथमेटिकल डिफिनीशन। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जब सेट्स डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब अगर इसमें कोई पूछे कि A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या होगी तो आप लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5। कोई समस्या नहीं होगी समझने में। A और B के कॉमन एलिमेंट्स केवल A इंटरसेक्शन B में लिए जाते हैं। तो आपने देखा कि कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर A और B में आपने देखा कि A और B थे, इस सेट के अकॉर्डिंग बात हो रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से लिया है कि उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो यहाँ पर एक नई बात आपको सीखने को मिली कि A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई हो सकता है, यानी कि रिक्त समुच्चय हो सकता है। रिक्त समुच्चय का मतलब A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन यहाँ पे नहीं हो सकता। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके आगे के सेट ऑपरेशंस को अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं, जो कि वीडियो नंबर 5 होगा आपके समक्ष। आज वीडियो 4 की यानी कि क्लास 4th की आज समाप्ति करेंगे। धन्यवाद।